मूवी जोन हेड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन प्रिजन एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है एस्केप प्लान। मूवी शुरू होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल से। ये जेल इतनी ज्यादा सिक्योर है, यहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है। इस जेल के अंदर एक कैदी है जिसका नाम है रे ब्रेसलिन। रे बिल्कुल शांत किस्म का बंदा होता है। वो बोलता कम है लेकिन चीजों को ध्यान से देखता रहता है। एक दिन एक दूसरा कैदी रे के पास आता है। वो रे को वार्निंग देता है। जैक्स नाम का एक वायलेंट कैदी है जो रे के साथ लड़ाई शुरू करने वाला है। रे बिना रिएक्शन दिए सिर्फ सुनता है। अगला दिन आता है। जैसे ही सब कैदी कॉमन एरिया में आते हैं, जैक्स अचानक रे पर अटैक कर देता है। जैक्स बहुत गुस्से में होता है लेकिन रे सिर्फ डिफेंड करता है, अननेसेसरी वायलेंस नहीं दिखाता। कुछ ही सेकंड में रे जैक्स को जमीन पर गिरा देता है। लड़ाई रे जीत लेता है लेकिन जेल में रूल सिंपल होता है, लड़ाई यानी सजा मिलेगी और रे को ये सजा मिल जाती है चाहे गलती किसी की भी हो। इसीलिए जेल के गार्ड रे को पकड़ लेते हैं और उसे आइसोलेशन एरिया में भेज देते हैं। आइसोलेशन एरिया जेल का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है। यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जो गार्ड्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रे को एक बहुत छोटी सी सेल में बंद कर दिया जाता है। सेल में सिर्फ उसे एक बाइबल दी जाती है। सेल के अंदर एक कैमरा लगा होता है जो 24 घंटे रे को ऑब्जर्व करता है। रे बिल्कुल अकेला होता है लेकिन घबराता नहीं है। वो उल्टा वो सेल को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करता है। रे असल में कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। वो हर जगह, हर साउंड, हर रूटीन नोटिस करता है। कुछ टाइम बाद रे रियलाइज करता है कि आइसोलेशन एरिया के बगल में फायर गैरेज है, यानी अगर सही जगह तक पहुंच जाए तो वो वहां से निकलने का चांस बना सकता है। रे ये भी नोटिस करता है जेल में गार्ड्स कम है, मतलब सिक्योरिटी स्ट्रांग है लेकिन मैन पावर कम है। रे हर दिन गार्ड्स को देखता रहता है। कुछ दिन बाद उसे एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है। गार्ड्स रोज एग्जैक्टली 7 मिनट के लिए स्मोक ब्रेक पर जाते हैं, ना 6 मिनट ना 8 मिनट, बिल्कुल 7 मिनट। रे अब मेंटली कैलकुलेशन करता है, रूटीन क्या है, टाइमिंग क्या है, कौन सा गार्ड कहाँ होता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक है, सेल का इलेक्ट्रिक डोर। इस डोर को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। रे के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन हर मील के साथ उसे चॉकलेट मिल्क का एक पैकेट मिलता है। रे उस पैकेट से बहुत पतली प्लास्टिक की लेयर निकाल लेता है। एक दिन जब गार्ड्स आते हैं और पासकोड डालते हैं, रे प्लास्टिक को चुपके से कीपैड पर रख देता है। प्लास्टिक पर उंगलियों के निशान आ जाते हैं, नंबर्स क्लियरली दिखाई जाते हैं। अब रे के पास नंबर्स तो आ गए, बस सीक्वेंस समझना बाकी होता है। रे अपनी इंटेलिजेंस से पासकोड का ऑर्डर फिगर आउट कर लेता है। अब रे सीक्रेटली अपनी आउटसाइड टीम को सिग्नल भेजता है। प्लान सिंपल होता है। वो बोलता है एस्केप के दिन एग्जैक्टली 4 बजे डिस्ट्रैक्शन चाहिए। आखिरकार वो दिन आता है। जैसे ही गार्ड स्मोक ब्रेक पड़ जाते हैं, रे पासकोड डालकर सेल का डोर खोल लेता है। वो चुपके से एक वेंट के थ्रू फायर गैरेज में पहुंच जाता है। वहाँ कोई गार्ड नहीं होता। तभी बाहर आग लगने का इंसिडेंट होता है। ये रे की टीम का डिस्ट्रैक्शन होता है। फायर ब्रिगेड जेल के अंदर आती है और फिर बाहर निकलती है। रे फायर ट्रक के नीचे लटक जाता है और जेल से बाहर निकल जाता है। जेल से बाहर आते ही रे अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। टीम में अबिगेल और हर्ष होते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो रे को टेलीफोन बूथ के पास छोड़ देते हैं। पुलिस आती है और रे को वापस अरेस्ट कर लेती है लेकिन तभी एक आदमी आता है जिसका नाम है लेस्टर क्लार्क। वो गार्ड से बात करता है और रे को छोड़ दिया जाता है। अब एक मीटिंग होती है जहां रे, लेस्टर और प्रिजन का हेड बात करते हैं। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। रे कोई क्रिमिनल नहीं। रे असल में ब्रेसलिन क्लार्क नाम की सिक्योरिटी कंपनी का फाउंडर होता है। उसका काम होता है प्रिजन टेस्ट करना। वो जानबूझकर जेल में जाता है ताकि चेक कर सके जेल सच में एस्केप प्रूफ है या नहीं। इसीलिए रे को दुनिया वो आदमी जो किसी भी जेल से भाग सकता है के नाम से जानती है। प्रिजन का हेड रे की फीडबैक सुनकर हैरान भी होता है और थैंकफुल भी। 5 महीने बीत जाते हैं। रे फाइनली अपने ऑफिस वापस आता है। वो अबिगेल और हर्ष को वेलकम करता है। रे वापस ऑफिस आने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में सेटल ही हो रहा होता है कि उसका पार्टनर लेस्टर क्लार्क एक नई मीटिंग फिक्स करता है। मीटिंग होती है CIA की ऑपरेटिव जेसिका मिलर के साथ। जेसिका रे को बताती है गवर्नमेंट एक टॉप सीक्रेट प्रिजन बनाना चाह रही है। ये जेल उन लोगों के लिए है जो दुनिया से गायब कर दिए जाते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोकेशन नहीं। जेसिका रे से कहती है कि उसे कोई प्रिजन टेस्ट करना होगा। कंडीशन ये होती है रे को प्रिजन की लोकेशन नहीं पता होगी। रे की टीम को भी कुछ नहीं पता होगा। इस डील के बदले जेसिका $1 मिलियन ऑफर करती है। रे को बिल्कुल ये आइडिया पसंद नहीं आता। उसे लगता है ये डील डेंजरस है और शेडी भी। रे मना कर देता है लेकिन तब लेस्टर उसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता है वो
कहता है ये कंपनी का फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर की बात मानकर रे आखिरकार हाँ बोल देता है। रे को एक फेक आइडेंटिटी दी जाती है, नाम होता है एंथनी पोर्टोस। प्रिजन जाने से पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से अबिगेल रे के हाथ में ट्रैकर लगाता है ताकि इमरजेंसी में उसकी लोकेशन मिल सके। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। रे को किडनैप कर लिया जाता है, उसे ड्रग दिए जाते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए। किडनैपर्स रे के हाथ से ट्रैकर को जबरदस्ती निकाल देते हैं। ये प्रोसेस इतना पेनफुल होता है कि रे पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है, वो खुद को एक ग्लास सेल में पाता है। ये सेल हवा में लटकी हुई ही एक प्लेटफॉर्म पर होती है। आसपास भी ऐसे ही कांच की सेल्स होती है जिनमें और कैदी बंद होते हैं। हर सेल पर मूविंग कैमरास लगे होते हैं, हर सेकंड ऑब्जर्व करते हैं। रे को ये जेल बिल्कुल अलग लगती है, ये कोई नॉर्मल जेल नहीं होती। थोड़ी देर बाद रे को प्रिजन के वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन का नाम होता है हॉप। रे कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बताया गया था कि प्रिजन में वार्डन मर्श नाम का आदमी होगा। रे समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इमरजेंसी के लिए रे अपना इवैल्यूएशन कोड बोलता है। ये कोड सुनते ही उसे प्रिजन से निकाल लेना चाहिए था, लेकिन हॉप्स बिल्कुल इग्नोर कर देता है और रे को ऑफिशियली इनमेट डिक्लेयर कर देता है। बाहर रे की टीम अबिगेल और हच उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंदर प्रिजन में सब इनमेट्स को एक जगह ले जाया जाता है। उसका नाम होता है बेबीलियन। बेबीलियन एक ऐसी जगह होती है जहां गार्ड सेम मास्क पहने होते हैं और उन्हें पूरी परमिशन होती है कि किसी भी इनमेट को मार सकते हैं अगर उनका मूड हो तो। यहाँ रे की मुलाकात होती है एक इनमेट जिसका नाम होता है इमील। इमील रे को वार्निंग देता है कि अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचेगा। इमील रे को बताता है कि उसे कोई क्रिमिनल नहीं किया, उसे यहाँ इसलिए बंद किया गया क्योंकि कुछ लोग उसके बॉस मेमिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। रे धीरे धीरे समझ जाता है कि ये प्रिजन क्रिमिनल्स के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर चेम्बर है, ऐसी जगह जहां अमीर लोग अपने दुश्मन को चुपचाप मार देते हैं। रे डिसाइड करता है कि उसे आइसोलेशन एरिया में जाकर इस प्रिजन को स्टडी करना होगा। इसीलिए रे और इमिल जानबूझकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। वार्डन ऑफिस के कैमरे से ये सब देखता है और बिल्कुल खुश हो जाता है, उसे वायलेंस पसंद होता है। रे और इमिल को आइसोलेशन चेम्बर में डाल दिया जाता है। ये चेम्बर एक ओवन जैसा रूम होता है। टेम्परेचर इतना हाई होता है कि इंसान ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता। हाई पावर लैगन लाइट्स बॉडी को डिहाइड्रेट और डिसऑरेंट कर देते हैं। हॉप्स कैमरे से दोनों को सफर करता हुआ देखता है और एंजॉय करता है। एक दिन बाद एक डॉक्टर आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर क्रेग। वो रे से थोड़ा सिंपैथिक लगाता है। रे उससे प्रिजन का लोकेशन पूछता है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बताता। आइसोलेशन चेम्बर में रहते हुए रे एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करता है। सेल के फ्लोर में स्टील के रिवेट्स लगे होते हैं, जबकि यहाँ एल्युमिनियम होना चाहिए था। रे समझ जाता है कि ये एक वीकनेस है। जब रे और इमिल बाहर आते हैं, रे इमिल से कहता है कि उससे किसी भी तरह एक मेटल प्लेट चाहिए। अगली मीटिंग में वार्डन इमिल से फिर से मेहमीन के बारे में पूछता है। इमिल जानबूझकर वार्डन को गुस्सा दिला देता है। गार्ड्स उसके मुंह पे पानी का पाइप घुसा देते हैं और उससे टॉर्चर करते हैं। इस टॉर्चर के दौरान इमिल चुपके से मेटल का एक टुकड़ा चुरा लेता है। बाद में इमिल रे से पूछता है कि एक प्लान क्या है। रे सच बता देता है। रे कहता है कि उसे पूरा स्ट्रक्चर को एनालाइज करना होगा और ये प्रिजन अंडरग्राउंड नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बनाया है। अगर वो बोल्ट्स निकाल कर ऊपर की तरफ जाए तो सरफेस तक पहुंच सकते हैं। इमिल को रे पर भरोसा हो जाता है। वो उसके साथ एस्केप करने के लिए रेडी हो जाता है। रे और इमिल प्लान फाइनलाइज कर लेते हैं। दोनों जानते हैं कि ये उनका लास्ट चांस हो सकता है। प्लान शुरू करने के लिए वो फिर से जानबूझकर लड़ाई करते हैं ताकि गार्ड्स उन्हें दोबारा आइसोलेशन चेम्बर में भेज दें। वार्डन ऑफिस के कैमरे पर ये सब देखता है और फिर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि दोनों टूट जाएंगे। रे और इमिल को फिर से उसी गर्म आइसोलेशन चेम्बर में बंद कर दिया जाता है। जैसे ही डोर बंद होता है, रे काम शुरू कर देता। वो इमिल से मिलने वाला मेटल का टुकड़ा को निकाल लेता है और फ्लोर के स्टील रिवेट्स धीरे धीरे लूज करना शुरू करता है। कैमरे से बचने के लिए रे अपने बॉडी एंगल को ऐसा रखता है कि गार्ड्स को कुछ दिखे ही ना। काम कंप्लीट होने के बाद रे चेम्बर की दीवार पर जोर से मारता है। ये सिग्नल होता है इमिल के लिए। इमिल अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैसे कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई हो। गार्ड्स और कैमरों का ध्यान पूरी तरह इमिल पर चला जाता है। इसी वक्त रे अपने मुंह में रखा हुआ छोटा सा पेपर का
गोला निकालकर कैमरे पर रख देता है। अब रे जल्दी से खुला हुआ फ्लोर पैनल हटाकर वेंट के अंदर से रे आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में उसे एक पाइप दिखता है जो गलती से उसके पैर से टूट जाता है। पाइप टूटते ही आइसोलेशन चेम्बर में पानी भरना शुरू हो जाता है। रे को डर लगता है कि कहीं पकड़ ना जाए, लेकिन पानी भरना गार्ड्स के लिए नई प्रॉब्लम बन जाती है। वेंट से निकल कर रे बाहर एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। यही सबसे बड़ा शॉक मिलता है। रे देखता है ये प्रिजन जमीन के नीचे नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कार्गो शिप के अंदर है। शिप बीच समंदर में चल रही होती है। रे समझ जाता है कि इसी वजह से लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही होती है। अगर कोई देख लेता तो रे पकड़ा जाता। वेंट के रास्ते अपने सेल में आ जाता है। आइसोलेशन चेम्बर में भरा हुआ पानी गार्ड्स को इमरजेंसी में डाल देता है। बाहर दुनिया में अबीगेल और हर्ष रे के बारे में और ज्यादा चिंता करने लगते हैं। वो देखते हैं कि जो चेक रे को मिला था वो बाउंस हो चुका है। जेसिका मिलर का कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा होता है और उसे रे को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन लेस्टर कूल बनने का ड्रामा करता है और कहता है रे बस अपना काम कर रहा है। जैसे ही अबीगेल और हर्ष निकलते हैं, लेस्टर तुरंत अपना फोन उठाता है। वो प्रिजन के वार्डन हॉब्स को कॉल करता है और कहता है रे को जिंदगी भर वहीं रखो। यही रिवील होता है कि लेस्टर ही असली विलन है। लेस्टर चाहता है कि कंपनी सिर्फ उसी की हो, इसीलिए उसने ये फेक डील प्लान की ताकि रे हमेशा के लिए गायब हो जाए। अंदर कैद में रे और एमिल अब गार्ड्स को रूटीन स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि सब गार्ड सेम मास्क पहने होते हैं, इसीलिए पहचानना मुश्किल होता है। काफी ऑब्जर्व करने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज होता है ये शिप दुनिया के किस हिस्से में है। लोकेशन पता चले बिना इसके प्लान इनकम्प्लीट है। रे पहले डॉक्टर कैरे से मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। रे हार नहीं मानता। वो चुपके से कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा निकाल लेता है और उसे मेकशिफ्ट सेक्सटेंट बना लेता है, लेकिन सेक्सटेंट का यूज सिर्फ ओपन स्काई के नीचे हो सकता है। इसीलिए रे और एमिल एक और इनमेट से मदद मांगते हैं जिसका नाम होता है जावेद आफरीदी। आफरीदी मुस्लिम होता है। आफरीदी कहता है कि वो वार्डन के लिए स्पाई बनने रेडी है। बदले में वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसे खुले में अल्लाह से दुआ करने दी जाए। वार्डन को लगता है कि आफरीदी उसका काम का हो सकता है। वो बिना शक किए आफरीदी को ओपन डेक पर जाने देता है। वहीं आफरीदी रे का बनाया हुआ सेक्सटेंट यूज करता है और शिप का लैटिट्यूड कैलकुलेट करता है। वापस आकर आफरीदी रे को बताता है डिटेल्स। रे कैलकुलेशन करता है और कंक्लूजन निकालता है शिप अटलांटिक ओशन में है और मोरक्को के पास घूम रही है। एग्जैक्ट जगह क्लियर नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन मिल जाता है। ईमेल कहता है कि उसका मोरक्को में एक दोस्त है जो उस पर बहुत बड़ा एहसान मानता है। अगर किसी तरह उसे मैसेज पहुंच जाए तो वो रेस्क्यू पॉसिबल है। रे फिर भी डॉक्टर किराए से मिलता है। इस बार उसका दिल पिघला देता है और डॉक्टर हेल्प करने के लिए मान जाता है। रात के टाइम डॉक्टर सीक्रेटली ईमेल के दोस्त को ईमेल भेज देता है जिसमें लोकेशन का हिंट होता है। अब वो दिन आ जाता है जब रे, ईमेल और आफरीदी अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। सबसे पहले आफरीदी वार्डन हॉब्स के पास जाता है और जानबूझकर झूठी इंफॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि ब्लॉक ए में बड़ा राइट होने वाला है। वार्डन बिना सोचे अपने ऑलमोस्ट सारे गार्ड्स को ब्लॉक ए की तरफ भेज देता है। इसी वजह से बेबीलोन एरिया में सिर्फ 2 गार्ड्स बचे होते हैं। रे तुरंत समझ जाता है कि ये उनका मौका है। बेबीलोन एरिया में खुद रियाइट शुरू कर देता है। कैदी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गार्ड सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाते। केओस का फायदा उठाकर रे, एमिल और आफरीदी टॉप डेक की तरफ भागने लगते हैं। वार्डन हॉब्स कैमरे में ये सब देख लेता है। गुस्से में आकर वो पूरा कार्गो शिप में लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है। लॉकडाउन के चलते हुए टॉप डेक जाने वाले सब डोर बंद हो जाते हैं। इसी वक्त बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ये एमिल का दोस्त होता है जो मोरक्को से आया होता है उन्हें रेस्क्यू करने। गार्ड के साथ शूटआउट शुरू हो जाता है। अंदर आफरीदी गोली लगने से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो चल भी नहीं पाता। रे सिचुएशन समझ जाता है और तुरंत एक नया प्लान बनाता है। रे ईमेल को कहता है कि वो आफरीदी के साथ रहे जब तक रे कंट्रोल रूम जाकर पावर कट करता है। अगर पावर बंद हो जाएगा तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और डोर्स फिर से खुल जाएंगे। रे अकेला गार्ड से बचकर कंट्रोल रूम की तरफ निकल जाता है। वहीं आफरीदी ईमेल को देखता है और धीरे से कहता है मुझे यहीं छोड़ दो, तुम लोग निकल जाओ। आफरीदी समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा। ईमेल मना करता है लेकिन आफरीदी उसे जबरदस्ती भेज देता है। जैसे ही ईमेल निकलता है गार्ड्स आफरीदी तक पहुंच जाते हैं और उसे मार देते हैं। उधर रे कंट्रोल रूम पहुंच जाता है और पूरी शिप्स की पावर बंद कर देता है। पावर जाते ही लॉकडाउन रिलीज हो जाता है और टॉप डेक के डोर खुल जाते हैं। इमली तुरंत भागकर टॉप डेक पर पहुंचता है। वहां हेलीकॉप्टर उसका वेट कर रहे होते हैं। गार्ड्स हेलीकॉप्टर पर फायरिंग कर रहे होते हैं और ईमेल के लोग भी फायरिंग का जवाब देते हैं।
लेकिन रे अभी भी शिप के अंदर होता है। गार्ड्स उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। रे समझ जाता है कि अगर बाहर निकला तो पकड़ा जाएगा। पानी के टैंक में घुस जाता है और खुद को समंदर में फ्लश कर देता है। रे पानी में गिरता है और डूबने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ ईमेल नीचे देखता है और रे को स्ट्रगल करते हुए देख लेता है। ईमेल तुरंत हेलीकॉप्टर की लैडर नीचे लटका देता है। रे अपनी पूरी ताकत लगाकर लैडर पकड़ लेता है। उसी वक्त रे अपनी गन से शिप के ऑयल टैंक पर गोली चला देता है। तब तेज ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में वार्डन हॉप और उसके गार्ड्स मारे जाते हैं। शिप आग में घिरी होती है। हेलीकॉप्टर मोनाको के कोस्ट पर लैंड करता है और कार से एक औरत निकलती है। रे शॉक में आ जाता है जब वो देखता है कि वो औरत जेसिका मिलर होती है, और उससे भी बड़ा शॉक तब लगता है जब ईमेल कहता है ये मेरी बेटी है। यही रिवील होता है ईमेल ही असली मेनम है। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी ताकि दुश्मन उसे मार ना दे। जेसिका को पता होता है कि उसका फादर जेल में बंद है, इसीलिए उसने रे को वहां भेजने का प्लान बनाया ताकि दोनों बच सके। जेसिका रे को बताती है कि लेस्टर क्लार्क ने वार्डन के साथ डील की थी ताकि रे को जिंदगी भर उस प्रिजन में रखा जाए। यानी रे के साथ सबसे बड़ा धोखा उसका अपना पार्टनर ने किया था। कुछ दिन बाद रे वापस अमेरिका आ जाता है। अबिगेल रे को बताता है कि लेस्टर को उस प्रिजन का सीईओ बनने का ऑफर मिला था अगर वो प्रिजन एस्केप प्रूव हो जाता। रे के एस्केप के बाद लेस्टर घबरा जाता है और भागने की तैयारी करता है, लेकिन अबिगेल और हश उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लास्ट सीन में लेस्टर एक कार में होश आता है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसकी कार एक बहुत बड़े कार्गो शिप के अंदर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रे था। रे अपना बदला इसी तरह पूरा करता है। मूवी यहीं खत्म होती है।